आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, जिसमें मैंने आपको जो है कीबोर्ड के बारे में पूरा ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। और आज की क्लास में भी आपको इनपुट डिवाइस के ही बारे में समझना है। अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है माउस। देखिए, माउस के बारे में बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया था PS2 और USB के बारे में, सेम उसी तरीके से हमारे पास माउस का भी सिंबल ऐसे ही दिया हुआ है। तो पहले जो है PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस यूज होता था, लेकिन बाद में इस ऑप्शन को हटा करके USB टाइप का कीबोर्ड और माउस लाया है। मतलब इसके स्थान पे अगर हम कीबोर्ड लगाना चाहते हैं तो भी लगा सके, या पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो भी लगा सके। इसके लिए USB टाइप का कीबोर्ड और माउस यूज है। और माउस में मुख्यतः बटन की जो संख्या होती है, मात्र 2 बटन पाए जाते हैं। एक लेफ्ट होता है और दूसरा राइट होता है। बीच वाले को बटन नहीं बोला जाता है, इसको स्क्रॉल व्हील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी माउस का स्ट्रक्चर हमारे सामने दिख रहा है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले माउस के बारे में, तो माउस का वर्क क्या क्या होता है। वैसे अगर हम देखें तो माउस का प्रयोग हम लोग कई सारे कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो माउस का वर्क क्या है, माउस का वर्क क्या है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले करें कि द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माउस एक प्रकार का मस्ट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, जिसका प्रयोग हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं। सेकंड लिखा है as the mouse is moved it moments are mirrored by the on screen pointer। मतलब इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे अगर कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो तो इसके लिए तो माउस का ही हेल्प लेते हैं ना। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मेन फंक्शन बाय माउस, यानी कि माउस का मुख्यतः 4 कार्य। कितना कार्य? 4 कार्य। जैसे पहला लिखा है क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। और सेकंड लिखा है डबल क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। और तीसरा लिखा है राइट क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए। और चौथा लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट में मैंने किसी फोल्डर को ही चूज कर लिया, किसी फोल्डर को भी मैंने चूज कर लिया, तो क्या फोल्डर हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है? बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब फोल्डर पे अगर आप एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वो माउस से लेफ्ट बटन जैसे ही दबाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्लिक हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा डेटा। और वही उसी फोल्डर पे अगर 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं तो उस फोल्डर में रखा हुआ डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब तीसरा दिया राइट क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए। मतलब एक फोल्डर से रिलेटेड ऑप्शन क्या क्या आ सकता है, जैसे आपको डिलीट करना हो फोल्डर, या रीनेम करना हो, उसकी प्रॉपर्टीज की जांच करना हो, या सेंड करना हो, ये सारे ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने पे ही मिलेंगे। इसके लिए माउस से राइट क्लिक करने पे उससे संबंधित बहुत सारे ऑप्शन हम ओपन कर सकते हैं। और चौथा और अंतिम दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप का। मतलब ये होता है कि जैसे फोल्डर आपका टॉप पे है और बॉटम पे लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लेके चले जाए। कोई दिक्कत? लेकिन चलिए इसकी प्रैक्टिकल हम कैसे समझेंगे, इसकी प्रैक्टिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए एक फोल्डर यहाँ पे है, ये फोल्डर है, ठीक है। अब इसी फोल्डर में लाकर के ये डेटा हम रख देते हैं। इसी फोल्डर में जो है कोई और भी PDF चाहिए, फोटो लाकर के इसमें हम रख देते हैं। फोल्डर में ही रखना है। बस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए इस फोल्डर में फोटो है, मतलब डेटा है कुछ, इस फोटो को मिला के इसी में रख देते हैं। और भी इस PDF को मिला करके इसी में रख देते हैं। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, इसमें इतना सारा डेटा आ गया। इसके पहले तो केवल फोल्डर ही था ना। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, देखिए माउस के बारे में आपको समझना है। क्योंकि माउस हम अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो क्या हमारा डेटा सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्लिक किया ही नहीं। ऐसे तो कहीं लेकर के चले जाएंगे चाहेंगे तो, देखिए तो कहीं लेके जाएंगे तो क्या वो डेटा हमारा सिलेक्शन होगा? बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे लेके जाना है तो यहाँ पे माउस को लेके जाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। अब देखिए अब सिलेक्शन हो जाएगा। अब माउस को कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, मतलब उससे नहीं है, वो डेटा आपका सिलेक्शन हो चुका है।
वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए एक बार मैंने क्लिक किया तो डेटा हमारा सिलेक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइए, अब ये देखिए आपका ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसी पे अगर आप राइट बटन दबाते हैं माउस से, इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, डिलीट करना हो, कट मारना हो, प्रॉपर्टीज पे चेक करना हो, सेंड करना हो, ये सारा ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और वही चौथा है ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे पकड़िए माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे खींचते हुए लेकर के आ जाइए नीचे। देखिए यहाँ पे आ गया फोल्डर, दबाए रखना है, दबा करके तब ऐसे खींचना है माउस का लेफ्ट बटन, जहां हम लेके जाना चाहेंगे वहां से। तो ये 4 ऑप्शन होता है किसका, माउस। यही 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताया होगा। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आता है इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है आपका स्कैनर। स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस ही होता है। देखिए स्कैनर के बारे में बात करें तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। आखिर स्कैनर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि ट्रिपल-सी का फॉर्म भरा जाता है या कोई भी गवर्नमेंटेड जॉब या प्राइवेट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें फोटो को स्कैन करके अपलोड करना होता है। जब तक हम फोटो को स्कैन करके अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्म हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए फोटो को स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का ही हेल्प लेते हैं, क्योंकि स्कैनर के माध्यम से हम फोटो को क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं और जितने साइज का बोलता है उतने साइज का हम बना करके और तब जाकर के हम अपलोड कर पाते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। और कह रहा है कि इमेज डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में क्या करता है, सेव करता है। मतलब एक प्रकार का जो हमारा ओरिजिनल इमेज होता है, जो ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको स्कैनर अपने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और तब जाकर के कंप्यूटर में क्या करता है, सेव करता है। जैसे एक ओरिजिनल अगर हमारे पास सर्टिफिकेट है या ओरिजिनल हमारे पास फोटो है तो क्या हम उसको डिजिटल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने उसको स्कैन नहीं किया। तो जब आप उसको स्कैन कर लेंगे तब उस डेटा को आप सेव करेंगे तो डेटा आपका डिजिटल डेटा कहलाता है। अगला लिखा है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट इत्यादि को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर एक हार्ड कॉपी के बारे में बात करें तो जो हमारा ओरिजिनल मार्कशीट होता है या ओरिजिनल हमारा जो सर्टिफिकेट होता है उसको हम स्कैनर में लगाते हैं तो स्कैनर उसको क्या करता है, स्कैन करने के बाद उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या करता है, सेव कर लेता है। अगला लिखा है कि इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसका प्रयोग करके, स्कैनर का प्रयोग करके अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन किए हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत भी कर सकते हैं, उसको हम सेव भी कर सकते हैं। मतलब जहां पर हम उसको अपलोड करना चाहते हैं वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यवस्थित करके हम उसको अपलोड भी कर सकते हैं। यही हमारे स्कैनर का वर्क होता है। बताइए कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला जो पॉइंट आता है वो है आपका ओसीआर। और ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब इसका क्या प्रयोग होता है, तो देखिए इसका मात्र एक ही प्रयोग है। अगर कागज पर कोई चित्र लिखा हुआ है, कोई अक्षर लिखा हुआ है, उसी अक्षर को स्कैन करने के लिए हम ओसीआर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बैंकों में देखा होगा कैश रजिस्टर होता है या फिर क्रेडिट कार्ड की अक्षर होता है, तो उसी अक्षरों को स्कैन करने के लिए ये आपका ओसीआर वाला ऑप्शन काम करता है। यानी कि कागज पर बना है कोई अक्षर टाइप किया गया है, किसी विशेष प्रकार के अक्षर को ये स्कैन करने का काम करता है, एक प्रकार का आपका ओसीआर होता है। और ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही है। क्योंकि इनपुट डिवाइस में मैंने बहुत सारे नाम लिखवाए थे कि जॉयस्टिक हो गया आपका, ओएमआर हो गया आपका, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर है, सॉरी कीबोर्ड हो गया आपका, ये सब एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में आते हैं। तो वही सब इनपुट डिवाइस के बारे में हम आपको पढ़ा। अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका, अगला ऑप्शन जो नेक्स्ट है जॉयस्टिक। क्या आता है, जॉयस्टिक। तो देखिए जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लिखा भी है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले क्या होते हैं, बटन भी होते हैं। और फिर कह रहा है कि जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा भी जा सकता है और यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम के खेलने में काम आता है। मतलब इसका मात्र 2 ही वर्ग है, या तो आप इससे वीडियो गेम भी खेल सकते हैं या तो अपनी कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हैं। एक आपका जॉयस्टिक होता है।
और कह रहा है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद भी करता है और जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों में, ट्रकों में, पहिएदार कुर्सियों में, निगरानी कैमरों में, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों में आदि जगहों पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, क्लास में बैठने वाले सारे स्टूडेंट को क्या कर लेता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। उतना बड़ा सा बड़ा मीटिंग हॉल होता है, लेकिन उस पूरे मीटिंग हॉल में बैठने वाले सभी लोगों को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। एक छोटा सा कैमरा, आप केयर करिएगा, वो कैमरे घूमते रहते हैं ऐसे, उसमें भी जॉयस्टिक होता है। तो जॉयस्टिक का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। अगर जॉयस्टिक नहीं होता तो वो चारों दिशाओं में नहीं घूम पाता, और चारों दिशाओं में जब तक घूमेगा नहीं तब तक चारों दिशाओं की जानकारी आपके कंप्यूटर में नहीं लेके आता। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रकार का आपका क्या होता है, जॉयस्टिक होता है। और एग्जाम्पल रखा हुआ है, जैसे मान के चलिए कि जो चेयर होता है ऑफिस में, जो चेयर लगाया जाता है उसमें भी जॉयस्टिक होता है। आप आसानी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। एक प्रकार का आपका जॉयस्टिक होता है जो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अगला आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप लोगों ने देखा है? बोलिए, कहाँ कहाँ दिखता है माइक्रोफोन? और माइक्रोफोन हर जगह अवेलेबल है। देखिए, आप स्मार्टफोन चलाते हैं, व्हाट्सएप में दो जगह, एक तो ये है कि जो आप बोलेंगे वो आवाज को वहां तक ट्रांसफर कर देगा जिसके पास आप भेजना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि जब आप बोलेंगे तो उसको टेक्स्ट में वो लिख भी देगा। व्हाट्सएप में मिल गया। अब आप बताइए, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथ में भी 25-30 हजार रुपए का फोन है, क्या उसको चलाना नहीं आता है? क्या उसको कुछ सर्च करना नहीं आता है? बस वो लिख नहीं पाएगा, लेकिन बोलने में तो एक्सपर्ट है ना। तो ये माइक्रोफोन का ही देन। यूट्यूब पे आप अगर कोई भी वीडियो देखना चाहेगा तो यूट्यूब पे बस केवल बोल देगा माइक्रोफोन पे, वो पूरी वीडियो उसके सामने आ जाएगी। तो सोचिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आपसे एक्सपर्ट है कि नहीं है? दूसरी चीज कि मान के चलिए कि प्ले स्टोर पे भी जाते हैं तो कुछ ऐसा है होता है जो आपसे नहीं मिल पाता है, तो उसको आप मुंह से बोलते हैं तो भी माइक्रोफोन के माध्यम से आ जाता है। एक प्रकार का ये माइक्रोफोन होता है, और माइक्रोफोन का तो इस्तेमाल आज तक यहाँ तक भी किया जा रहा है कि प्ले स्टोर से स्टार मेकर का जो एप्स डाउनलोड करके उससे गाना गाया जाए। सही है कि गलत है? तो ये सब माइक्रोफोन, ठीक है। और माइक्रोफोन ये ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। सोचिए, आप अगर देखा जाए तो एक बार केयर करिएगा कि जैसे हम माइक से बोलते हैं तो हमारी आवाज कैसे आती है, खुद आपको ये समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये हमारी आवाज है, ये नहीं किसी और की आवाज है। मतलब वो चेंज कर देता है, डिजिटल डेटा में परिवर्तन कर देता है। और फिर कह रहा है कि इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं, साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। याद करिए, जब एग्जाम आता है तो ऐसे बच्चों को सचेत किया जाता है कि सारी क्लासों में सीसी वो लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। तो वॉइस रिकॉर्डर का क्या वर्क होता है कि कुछ भी आप बोलेंगे तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो एक प्रकार का वो माइक्रोफोन ही होता है जो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे कि माइक्रोफोन को एमआईसी भी कहा जाता है, और माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। मतलब जो हम बोल रहे हैं एक प्रकार की ऑडियो तो होगा, उसको बोल सकते हैं, वो ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। और माइक्रोफोन का आविष्कार इमाइल बर्लिनर ने 1877 ईस्वी में किया। और फिर कह रहा है कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर में किया जाता है, ऑनलाइन चैटिंग में किया जाता है, सिंगिंग में किया जाता है, और आज कई प्रकार में किया जाता है। और माइक्रोफोन एक ऐसा युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। एक प्रकार का माइक्रोफोन। अब चलिए, अगला जो पॉइंट आता है आपका वे है वेब कैमरा। क्या है? वेब कैमरा। तो देखिए, अगर हम वेब कैमरे के बारे में बात करें तो वेब कैमरे का क्या प्रयोग है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। वेब कैमरा यहाँ ठीक है। यही होता है आपका वेब कैमरा। दिख रहा है ना ये? यही है वेब कैमरा आपका। देखिए, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं लाइव क्लास में, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। चलिए, वेब कैमरे के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि वेब कैमरे का यूज क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए, अभी तो मान के चलिए कि कोरोना का केसेस नहीं है तो हम सब लोग एक दूसरे के पास बैठ करके पढ़ाई कर ले रहे हैं। सोचिए, जब कोरोना का केसेज आया था
उस समय एक दूसरे के पास लोग बैठ करके नहीं पढ़ पाते थे, तो उस समय हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे, वेब कैमरा। वेब कैमरे के माध्यम से घर बैठा स्टूडेंट आसानी तरीके से अपना जो है मोबाइल में लॉगिन करके और जूम मीटिंग ऐप के माध्यम से यहाँ से जो भी लाइव क्लास दिया जाता था वो घर पे पढ़ लेता था। तो आज वेब कैमरे का बहुत ज्यादा प्रयोग है। जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो वेब कैमरे का ही देन। अब इससे फायदा क्या क्या होगा, तो देखिए, पहला तो ये फायदा है कि एक तो लाइव क्लास आपको उसके लिए मिल गया जो बच्चा घर पे बैठा हुआ है, जिसको जो आज एब्सेंट है उसको क्लास नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज वो घर बैठे आसानी तरीके से अपना पढ़ाई कर पा रहे। दूसरी चीज कि उस वेब कैमरे से पढ़ाया गया 1 घंटे का क्लास वो आसानी तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करके और आसानी तरीके से हम यूट्यूब पे शेयर भी कर सकते हैं और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये वेब कैमरे का वर्क होता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है और यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़ा होता है। यूएसबी पोर्ट मतलब अभी मैंने आपको दिखाया ना, जैसे कीबोर्ड और माउस वाला मैंने पोर्ट दिखाया था। अरे PS2 और यूएसबी नहीं बताया है, ये भी यूएसबी पोर्ट से ही जुड़ा होता है। और कह रहा है कि तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। इसमें कैमरा भी होता है, अगर व्यक्ति सामने बैठा है तो उसका फोटो भी खींच सकते हैं। और कह रहा है कि वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। वीडियो चैटिंग करते समय ऐसा है कि दोनों व्यक्तियों में वेब कैमरा होना चाहिए। और कह रहा है कि वेब कैम का संक्षिप्त रूप है, वेब कैम वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर के नेटवर्क पर स्ट्रीम करता है। मतलब जो रियल टाइम का हमारा इमेज होना चाहिए वही सामने वाले व्यक्ति को दिखाता। अब ये नहीं कि हमारा मतलब मान के चलिए कि मैंने शर्ट पहना है किसी और कलर का, कोई और कलर ऐसा फिल्ट्रेशन वगैरह लगा के दिखा, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। और कह रहे हैं कि जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड भी कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। मतलब अगर किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये हमारा वेब कैमरे का वर्क होता है। चलिए अगला क्या ऑप्शन है, तो अगला जो ऑप्शन इसके बाद से आता है वो है आपका टच पैड। तो टच पैड के बारे में तो आपको पता ही होगा, पता है ना? अरे जो लैपटॉप में स्क्वायर शेप जो जगह होती है ना, जिसमें हम क्या करते हैं माउस के स्थान पे अपना काम करते हैं, उसमें टच करा के, अब चूंकि माउस से तो कनेक्ट रहता नहीं है, माउस तो उसमें अलग से रहता नहीं है, लेकिन हम उसी टच पैड के माध्यम से अपना माउस का सारा काम करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। और जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। और टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप अपने लैपटॉप में या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। और फिर कह रहा है कि लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता है और लैपटॉप में स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जाता है और लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आखिर मेन इसका वर्क क्या है? लैपटॉप में अगर जैसे मान के चलिए कि माउस को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना हो, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना हो, पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना हो, तो अगर आपको माउस नहीं दिया गया तो ऐसे ही तो टच पैड से काम करेंगे। तो यही वर्क होता है हमारे टच पैड वाला, एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर का ये पार्ट होता है। अगला है, अगला क्या ऑप्शन आता है आपका? अगला ऑप्शन है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का क्या प्रयोग है? तो आज भी अगर हम ट्रैक बॉल के बारे में बात करें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लैपटॉप मतलब मिल रहे हैं जिस लैपटॉप में ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाए। समझ में आ रहा है ना? जैसे लेनोवो कंपनी का लैपटॉप हो गया या डेल कंपनी का लैपटॉप हो गया या फिर HP कंपनी का आपका लैपटॉप हो गया। तो आज भी ऐसे लैपटॉप हैं जिसमें ट्रैक बॉल का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब एक प्रकार का वो बॉल है जिस बॉल का प्रयोग हम माउस के स्थान पे करते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक बॉल है जिस बॉल का प्रयोग हम माउस के स्थान पर करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और माउस का क्या नाम है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही बोला जाता है। और ट्रैक बॉल को भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही नाम दिया गया। और कह रहा है कि माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पे किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। और कह रहा है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है
और इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन भी होते हैं। इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगुली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है। और कह रहा है कि गेंद को जिस दिशा में हम जितना घुमाते हैं, पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूमता जाता है। उसी से काम करते हैं, हाँ, उसी से होता है। और कह रहा है कि चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है, अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। और कह रहा है कि अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन में आदि के साथ किया जाता है। मतलब एक माउस का काम आपका ट्रैक बॉल करता है। अब माउस का क्या क्या वर्क है मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो माउस का टोटली वर्क हम किससे कर सकते हैं? ट्रैक बॉल से कर सकते हैं। वो कलर टाइप का होता है और एक बॉल टाइप का होता है। वो बॉल पे हम जैसे जैसे टच करेंगे उसके हिसाब से वो काम करता है। एक प्रकार का वो ट्रैक बॉल होता है। अगला आता है टच स्क्रीन। इसके बारे में पता ही है, पता है ना। इस मोबाइल में कोई बटन नहीं दिया, कोई बटन दिया है? बस एक लॉक स्क्रीन वाला दिया है और एक साउंड को बढ़ाने वाला और घटाने वाला। इसके अलावा कोई बटन, लेकिन फिर भी कोई सेटिंग बाकी रहता है। बोलिए, कोई सेटिंग बाकी रहता है? और नहीं चलाना आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सही है ना। तो यहाँ पे टच स्क्रीन के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से ही वह माउस के पॉइंटर की क्लिक की तरह से काम कर सके, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। और कह रहा है कि टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर और वर्ड को क्या करता है? टच करता है। और कह रहा है कि जिससे उस जगह पर प्रेशर क्रिएट होता है। आप देखिएगा, कभी केयर करिएगा, जैसे किसी ऑप्शन को या किसी फोल्डर को अगर आप क्लिक करते हैं या किसी इमेज को आप क्लिक करते हैं और वही क्लिक अगर तेज हो जाता है तो उसमें देखिएगा कुछ ऑप्शन चलने लगता है नीचे की तरफ, कुछ उसमें मूवमेंट होता है, तो वो प्रेशर होता है। अब मान के चलिए कि किस हिसाब से हमको प्रेशर देना है उसी के हिसाब से तो हमारा मोबाइल काम करेगा। पता चले कि स्क्रीन पे अब तेज दाब देंगे तो प्रेशर तो बढ़िया काम कर देगा ना। बोलिए, खराब हो जाएगा हमारा फोन। इसलिए प्रेशर के हिसाब से आपको टच स्क्रीन चलाना होता है। और कह रहा है कि टच स्क्रीन प्रेशर के हिसाब से काम करती है और टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आप अपने स्मार्टफोन में भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर में भी समझ सकते हैं, लैपटॉप में भी। हाँ, सबसे बड़ी बात की एटीएम में भी इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। देखिए आजकल जो है बहुत ज्यादा जो फ्रॉड किस्म का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बैंक वालों ने ऐसा नियम लगा रखा है कि बैंक की तरफ से जो आपका एटीएम लग रहा है उस एटीएम में बहुत कम ही बटन रह रहा है। अगर आपको टच स्क्रीन चलाना आता है तो पैसा निकालिए, नहीं तो आप ही के अकाउंट में रखा हुआ पैसा 5 लाख ही क्यों ना हो, 5 रुपया नहीं मिल पाएगा। सही है कि गलत है? क्योंकि आपको टच स्क्रीन चलाना नहीं आता है। और टच स्क्रीन जब तक चलाएंगे नहीं, वो पता है आपको भी और बैंक वाले को भी पता है कि आपके खाते में 5 लाख रुपया है, तो वही ऑप्शन है, विड्रॉल भरिए और आप पासबुक ले लीजिए और लाइन में खड़े हो जाइए और अंगूठा लगाइए। सही है कि गलत है? लेकिन अगर आपको हर तरीके से जानकारी है, अगर आपको टच स्क्रीन चलाना आता है तो आप 5 लाख नहीं जितना भी पैसा वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये आपका टच स्क्रीन होता है। ये सब हम एक प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या आता है? अगला आपका आता है वो है आपका लाइट पेन। तो लाइट पेन का बस एक ही प्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसका प्रयोग बस जैसे मान के चलिए कि कोई फोटो आपने क्लिक कर दिया, उस फोटो में कुछ फॉर्मेटिंग कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बताया जा रहा है लाइट पेन से दो आशय है। पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होती है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक एलईडी लैंप भी लगा होता है, और यह लैंप इसलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सके। समझ में आ रहा है ना। और कह रहा है कि दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने के काम में आता है। देखिए इसको सबसे पहले 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था। अगला आता है बायोमेट्रिक डिवाइस। इसके बारे में तो पता ही होगा, क्यों? अरे जब तक थंब नहीं लगेगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। सही है कि गलत है? जब तक थंब नहीं लगेगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को ये दिखाना है, गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज करवाना है कि आज भी पर्सन
के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब तक वो थंब नहीं लगाएगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। पूरा दुनिया डिजिटल हो रहा है ना। अब इस डिजिटल के समय में अगर आप बैग जाते हैं तो बहुत बैग आएंगे ना। तो बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में बात हो रही है। और बायोमेट्रिक डिवाइस मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ऐसा भी है हमारे फोन में कि मेरा फोन जब तक हमारा चेहरा नहीं दिखेगा तब तक ओपन नहीं होगा। सही है। तो ये भी आपका क्या आएगा? बायोमेट्रिक डिवाइस में आएगा। जब तक हमारा थंब नहीं लगेगा तब तक इसका लॉक नहीं खुलेगा। तो ये सब सिक्योरिटी के पर्पज से जाना जाता है। और दूसरी चीज की पहचान के मतलब पहचान के उद्देश्य से हम इसको जानते हैं। पहचान और प्लस सुरक्षा, दो चीज के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का आज इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है फेस स्कैनर जो हमारे चेहरे को स्कैन कर सके, हैंड स्कैनर जो हमारे हाथों को स्कैन कर सके, और फिंगर स्कैनर जो हमारे उंगलियों को स्कैन कर सके। अब रेटिना आइरिस स्कैनर जो हमारे आंखों के रेटिने को स्कैन कर सके। अगला आता है वॉइस स्कैनर जो हमारी आवाजों को भी स्कैन कर सके। ये हमारा क्या होता है? बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। आप देखिए अभी अपने वहां तो ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में ऐसा रूल होता है कि अगर आपको 10 बजे से ड्यूटी आना है तो 10 बज करके अगर आप 1 मिनट पे भी आते हैं तो मशीन बंद हो जाती है। आप कितना भी लगाते रहिए फिंगर, उठा ही भी नहीं करेगा। आप 8 घंटा नहीं, पूरे पूरे 12 घंटा काम करिए, उस दिन का अटेंडेंस बन भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस के यूज होते हैं। अगला आता है बीसीआर। और बीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। जैसे देखिए हर कंपनियां आज अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सारी कंपनियां अपना बार कोड अलग अलग बनाती हैं, इसलिए कि हमारी कंपनी का नकल कोई दूसरी कंपनी न करे। क्योंकि क्या होता है कि बारकोड जैसे ट्रिपल सी का बुक निकालेंगे तो सबसे बैक साइड वाले उसमें पेज पे लिखा हुआ है बारकोड, उस पे छपा हुआ है। तो आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे भी बारकोड आता है। सोचिए बारकोड है क्या? तो एक प्रकार की कंपनी की सिक्योरिटी है, कंपनी की सुरक्षा, कि कंपनी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो बारकोड तैयार करती है कि हमारी कंपनी का नकल कोई दूसरा न कर पाए। आप देखिएगा 2 बारकोड लीजिएगा और दोनों बारकोड में कंपैरिजन करिएगा, दोनों बारकोड कभी भी मैच नहीं करेगा। 2 कंपनियों का अलग अलग बारकोड लेकर के मैचिंग करवाइएगा, वो कभी भी बारकोड आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? तो वही बारकोड होता है। और इसी बारकोड को पढ़ने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे मॉल में भी हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो उस पर बारकोड चिपकाया गया होता है। अगर हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं तो पैसा हमको ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ले लिए वही पैसा देना है, कैश काउंटर पे आके आपको पैसा देना होता है। आप सोचिए वो स्कैन करता है और स्कैन करते ही उसका जितना मूल्य होता है उसका कंप्यूटर में दिखा देता है, उतना पैसा पेमेंट करते हैं, बहुत ही कम समय में उनको छुट्टी भी मिल जाती है। तो ये देन है तो किसका? बीसीआर का देन। समझ में आया? तो ये बारकोड का ही देन है। अगला ऑप्शन आता है ओएमआर। ओएमआर के बारे में आपको पता ही होगा। अरे जो एग्जाम होता है तो एमआर सीट मिलता है ना। तो एमआर सीट में क्या होता है? अगर एक कोई क्वेश्चन है तो उसका 4 ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो एक सही होता है उसको हम आंसर में लगाते हैं। वो भी कंप्यूटराइज जांच होता है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। उसमें कोई घूस घस नहीं चलता है। पूरा जितना आपने क्वेश्चन सही किया सही मिलेगा आंसर, गलत है तो गलत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एमआर वाला जो मशीन होता है उसमें पहले से आपकी क्या आंसर है, सही सही आंसर उसमें फिट करके रखा गया होता है। और जो आप आंसर अप्लाई करते हैं उस आंसर से वो कंपेरिजन करता है। अगर दोनों मैच किया तो आपको नंबर मिलेगा, और नहीं मैच किया तो नंबर आपको नहीं मिलता। तो एक प्रकार का ओएमआर होता है। और आजकल बहुत सारी ऐसी एग्जाम भी हो रही हैं जो ओएमआर के बेस पे करवाए जा रहे हैं। अधिकतर तो एग्जाम हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे अभी जो पेट वाला एग्जाम हुआ था वो आपका ओएमआर के ही सीट पे हो रहा है, लेकिन अधिकतर एग्जाम आपका ऑनलाइन के बेस पे करवाया जाए, क्योंकि फर्जिफिकेशन को रोकने के लिए। मान के चलिए कि ओएमआर में कोई ट्रिक भी तो लगा सकता है, और मान के चलिए कि ऑनलाइन होगा तो कौन ट्रिक लगाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो वही ओएमआर होता है जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला क्या दिया है? ये भी ओएमआर ही है। एक लास्ट आपका आता है एमआईसीआर। एमआईसीआर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका मेन मतलब ये है कि चेक पे जो एमआईसीआर कोड होता है उसी को पढ़ने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल बैंकों में किया जाता है। आपने चेक देखा है ना? तो चेक नंबर कितने अंक का होता है? सामने दिख रहा है। कितने नंबर का होता है? हम्म 9 अंक का नहीं होता है, 6 अंक का होता है। ठीक है ना? अगर चेक नंबर आपका 1 से भी स्टार्ट हो रहा है तो भी 5 गो जीरो रहेगा, तो लास्ट में 1 है। और जो 9 अंक का होता है
उसको MICR कोड के नाम से जाना जाता है, जो चेक नंबर के जस्ट बगल में रहता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये चेक नंबर है। और इसी के जस्ट बगल में MICR कोड है, जो कई अंक का है, 9 अंक का है। और इसी कोड को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा बैंकों में इस MICR मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। चेक हमारा फर्जी है कि सही है, इस चीज को हम तभी जांच पाते हैं, बैंक वाले तभी जांच पाते हैं जब उनके पास MICR रीडर एक प्रकार की मशीन होती है। बोलिए क्या ऐसा है क्या कि चेक हम दे करके गए तत्काल हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया? तत्काल नहीं होता है, क्योंकि चेक को प्रोसेस हो चाहे 1 रुपए का ही क्यों ना हो या 1 लाख रुपए का ही क्यों ना हो, वो चेक का ड्यूरेशन है, वो चेक का लिमिट है कि पहले तो एक अधिकारी के पास जाएगा, उसको वेरीफाई करके दूसरे अधिकारी के पास भेजेगा, फिर तीसरे अधिकारी के पास भेजेगा। जब पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में वो कैशियर के पास जाएगा, तब पैसा का अगर ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर करेगा, अगर क्रेडिट करवाना होगा तो क्रेडिट करेगा, लेकिन पूरा जांच करने के बाद। बस इस मशीन का यही प्रयोग है कि इसका प्रयोग केवल बैंकों में इसी MICR कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। जिस चेक पर MICR कोड नहीं है वो चेक आपका फर्जी है, सही नहीं है। ये बैंकों द्वारा इस कोड को पता लगाने के लिए इसका मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत? तो यही आपका इनपुट डिवाइस था। और भी है कुछ आगे जो बचा हुआ है शेष, इसमें मात्र एक दो और बचा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर बचा हुआ है। तो डिजिटाइजर का क्या प्रयोग है? तो जैसे देखिए डिजिटाइजर का ये प्रयोग होता है, जैसे मान के चलिए कि हम ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ हमको समझाना है, तो ये समझाने के लिए बार बार बोर्ड पे नहीं जाएंगे, तो वो डिजिटाइजर पे समझाते हैं हम बैठे बैठे आपको। हाँ, वहां दिखाई देगा कि बोर्ड पे कोई लिख रहा है, वही आपका डिजिटाइजर होता है। क्योंकि अगर हम वहां जा करके लिखेंगे तो गैपिंग होगी, जब गैपिंग होगी तो हमारी आवाज क्लियर नहीं हो पाएगी, आवाज क्लियर नहीं होगा तो वीडियो क्लियर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम जो है ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो इसमें रखा रहता है, नहीं यहाँ पे निकाल करके दिया जाता है, वही ग्राफिक टैबलेट होता है, उसी पे लिख करके समझाया जाता है। इसकी एक कलम आती है, उसी कलम से लिखा जाता है। और बाकी कार्ड रीडर के बारे में आपको पता ही है, फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, फिर भी अगर आपके पास ATM है तो पैसा मिल जाता है, और फिर भी पेमेंट आप कटवा देते हैं बैंकों में, या फिर मान के चलिए कि मॉल वगैरह में। ठीक है, तो ये सारा का सारा इनपुट डिवाइस मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, पुनः हम लोग कल अगली क्लास में मिलेंगे अगला सिलेबस के साथ। इसको एक काम करिएगा आप लोग।